चलिए, जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग जो है फिजिक्स का जो है पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। उसमें हमने जो है कल तक हेडिंग क्या पढ़ ली थी, उत्तल दर्पण के गोलीय दर्पणों के उपयोग, इसमें उत्तल और अवतल दोनों के उपयोग पढ़ चुके हैं। हमारी अगली हेडिंग क्या होने वाली है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आज हम क्या कौन सी हेडिंग पढ़ने वाले हैं? आज हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो हो जाएगी गोलीय दर्पण की। हेडिंग क्या लिखेंगे सभी लोग? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। आज ये जो है हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग हमारी क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इस हेडिंग में जो आज हमारी पहली हेडिंग है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कौन से दर्पण के लिए हो जाएगा? हेडिंग अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, हेडिंग क्या हो गई हमारी? अवतल दर्पण के लिए। हम अवतल दर्पण के लिए क्या पढ़ने वाले हैं? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। अर्थात हमको आज कौन सा फार्मूला जो है प्रूफ करना होगा? F बराबर R बटे 2, जहाँ F जो है फोकस दूरी है और R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। आज हम इस फार्मूले को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग सभी लोग बनाइए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इस हेडिंग में पहली हेडिंग क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे सभी लोग? अवतल दर्पण के लिए। थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं जिससे जगह नीचे बच जाएगी। तो हम पहली हेडिंग क्या लिख रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, सभी लोग हेडिंग बनाइए अवतल दर्पण के लिए। और इसमें लिखिए, अवतल दर्पण के लिए लिखिए इसमें, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F। चलिए इस पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा माना M1 M2 एक कौन सा दर्पण है? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है जिसका, ठीक है, जिसका ध्रुव P फोकस F, जिसका ध्रुव P फोकस F है ना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी, तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। ठीक है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका 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 ध्रुव P फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी कितनी है? स्मॉल f है। लिखेंगे माना एक प्रकाश किरण। क्या लिखेंगे? माना एक प्रकाश किरण। ठीक है, माना एक प्रकाश किरण AB, माना एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर, दर्पण के बिंदु B पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। हो गया ना? मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात BD दिशा में, कौन सी दिशा में? अभी आगे चित्र में सब दिख जाएगा। BD दिशा में मुख्य फोकस F से, मुख्य फोकस कैसे जी पता चल रहा है? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। दर्पण की मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ठीक है, दर्पण की मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ठीक है, दर्पण की मुख्य फोकस से कहां से होकर जा रही है? दर्पण की मुख्य फोकस F से जाती है। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, C को बिंदु B से, दर्पण के वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा,
ठीक है, मिलाने वाली रेखा कौन सी, CB, ठीक है, दर्पण के बिंदु B पर, दर्पण के बिंदु B से दर्पण के वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा CB दर्पण के बिंदु B पर, दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। ठीक है, दर्पण के बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है ना, दर्पण के बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है। ये तो इसका कथन हो गया जो हमको सिद्ध करना है फार्मूले के लिए। ठीक है, अब इसके अनुसार हम चित्र बना लेते हैं, या चित्र के अनुसार ये लिखा गया, ये कहिए। ठीक है, कौन सा दर्पण है, एक हमारा दर्पण है अवतल। ठीक है, कौन सा दर्पण है, एक अवतल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या कहा गया, जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस क्या है, F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई थी, कौन सी, AB, जो किससे, दर्पण के बिंदु B पर टकराई। ठीक है, यही कहा गया ना, एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये रेखा क्या हो जाएगी, ये रेखा हमारी है मुख्य अक्ष। ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष। दर्पण के किस बिंदु पर टकराई, बिंदु B। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हम नियम पढ़ चुके हैं, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। ठीक है, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गई, मुख्य फोकस F से होकर गई। ठीक है, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस F से होकर गई। करा एक किरण को B से, C को B से मिलाइए। C को किससे मिलाना है, C को B से मिलाना है, जो दर्पण के बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये जो CB रेखा है यह दर्पण के बिंदु B पर क्या है, अभिलंब। तो ये कौन सी किरण है, ये हमारी जो है AB जो है, कौन सी किरण है, AB जो है हमारी आपतित किरण है। AB कौन सी किरण हो गई, AB हमारी आपतित किरण हो गई। ये जो किरण है, ये रेखा जो है क्या है, ये रेखा अभिलंब है। ये रेखा क्या हो गई, ये रेखा अभिलंब हो गई। ये वाली किरण कौन सी किरण है, ये वाली किरण जो है परावर्तित किरण है। ठीक है, ये वाली किरण कौन सी हो गई, वापस लौट रही थी ना, ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। ठीक है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ रही थी, BD दिशा में आगे जाती है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात BD दिशा में मुख्य फोकस F से होकर जाती है। BD दिशा में मुख्य फोकस किससे होकर गई, F से होकर गई। अब ध्यान दो, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण। आई कौन सा कोण है, आई जो है चित्र में आपतन कोण है। ठीक है, आई चित्र में कौन सा कोण है, आपतन कोण। इसी तरह परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाई वो कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे। जिसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, R से। तो I कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। R कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा चित्र कौन सा, M1 M2 एक अवतल दर्पण था, तो द्वारक हो जाएगा इसका M1 और M2। M1 और M2 हो गया, क्या हो गया इसका, द्वारक। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम देखिए लिख लेते हैं सभी क्या है, जैसे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण है हमारा ABC। ठीक है, ABC कौन सा कोण है, ABC। ध्यान रखिए AB और C आपतन कोण है। ठीक है, परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, CBF। ठीक है, परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, CBF। ठीक है, तो परावर्तन कोण हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सा कोण जी, परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा कोण CBF। ठीक है, आपतन कोण हो गया ABC, जिसको I भी बोलते हैं, परावर्तन कोण हो गया कोण CBF, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, R भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, ध्यान दो, ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी स्मॉल f। ठीक है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी स्मॉल f बोलते हैं। आगे ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या r बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या r। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ध्रुव P से किसकी दूरी, मुख्य फोकस F की दूरी। ठीक है, मुख्य फोकस F की दूरी क्या है, PC बराबर किसके है जी, ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी PF है। ठीक है, PF किसके बराबर है, मुख्य फोकस F की दूरी PF है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी स्मॉल f। ठीक है, इसी तरह हम क्या लिखेंगे,
इसी तरह हम लिखेंगे ध्रुव P से क्या वक्रता केंद्र, ठीक है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी, ठीक है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी बराबर PC को हम क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल R बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल R। अब हम क्या करेंगे, आपतन परावर्तन की जो है दो नियम पढ़ाए गए थे, कौन सा, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होगा जी, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, ठीक है, किसके नियम से, परावर्तन कोण के नियम से। तब क्या हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, कौन सा कोण, ठीक है, परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से, ठीक है, परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण किसके बराबर है, आपतन कोण सदैव बराबर होता है, आपतन कोण I बराबर होगा किसके जी, आपतन कोण I बराबर होगा परावर्तन कोण R के, परावर्तन कोण R के, अर्थात कौन सा कोण, आपतन कोण ABC, आपतन कोण कौन सा जी, आपतन कोण हो जाएगा ABC, किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण कौन सा, कोण CBF, ठीक है, समीकरण नंबर क्या बना लिए, एक, कहां से हुआ, परावर्तन के दूसरे नियम से हुआ, परावर्तन के कौन से नियम से हो गया, परावर्तन के दूसरे नियम से। और अब ध्यान देंगे क्या, ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, कौन सी रेखा, ये जो CP दिख रहा है, यहाँ पे C है, यहाँ पे P, इस रेखा की बात हो रही है, और कौन सी रेखा है, और जो है AB रेखा है, ये कौन सी रेखा है, AB, ठीक है, ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है, जब दो, ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उनके ये वाले और ये वाले कोण कौन से कोण से बराबर होंगे, एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से बराबर होंगे। कौन से कोण, ABC किसके बराबर हो जाएगा, ABC बराबर हो जाएगा, हम चाहे तो यहाँ F तक ही ले सकते हैं, ठीक है, F तक लो, P तक लो, कोई फर्क नहीं है ना, यहाँ पे F है, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे P है, ठीक है, तो ABC किसके बराबर होगा, PCB के या FCB के, ठीक है, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, कोई फर्क नहीं है, कोण नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके ये और ये वाले कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। कौन से कोण किसके बराबर होंगे, ABC किसके बराबर हो जाएगा, FCB के बराबर हो जाएगा, किस कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, FCB किसके बराबर होगा, ABC के, कौन से कोण से, एकांतर कोण से। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि, या ऐसे लिख दो सीधा, कौन सा कोण, ABC बराबर FC किसके, BCF लिख सकते हो या FCB लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा कोण, कोण ABC बराबर किसके, BCF के, ठीक है, कोण किसके बराबर हो जाएगा, BCF के, किनारे वाले चिन्ह कर सकते हैं, कहां से, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, कहां से होगा, यहां पे हम लिख देते हैं, जब दो समांतर, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो, ठीक है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है, उनके एकांतर कोण क्या होंगे, उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। दिख रहा है ना जी सबको, नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ABC किसके बराबर है, BCF के, कहां से, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उनके कौन से कोण बराबर होंगे, तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। और ABC किसके बराबर है, CBF के, कहां से, परावर्तन के दूसरे नियम से। ABC किसके बराबर है, CBF के, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ B बीच में है, यहाँ पे C बीच में है, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ABC किसके बराबर था, ABC बराबर था जो है CBF के, ठीक है, या FBC के, FBC
सी के या सी बी एफ दोनों एक ही बात है। बीच में क्या आ रहा है, बी, किनारे वाले आगे पीछे कर सकते हैं। तो ए बी सी सी बी एफ के बराबर था परावर्तन के दूसरे नियम से, और ए बी सी किसके बराबर है, बी सी एफ के। कहां से, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देगी तो एकांतर कोण से बराबर हो गए। तो ये वाला कोण इसके साथ, ये वाला जो कोण है इसके साथ एकांतर कोण से बराबर हुआ, और ये वाला कोण इसके साथ जो है परावर्तन के दूसरे नियम से बराबर हो गया। ठीक है, तो अब ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं, यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है और दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, समीकरण 1 व, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। किससे जी, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या देख रहे हैं, दोनों कोण एबीसी के ही बराबर हैं। दोनों कोण किसके बराबर हैं, दोनों कोण जो है एबीसी के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कौन सा कोण, कोण सीबीएफ किसके बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी और कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण ए अपने आप ही कोण सी के बराबर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, अगर कोण ए बराबर है कोण बी के और कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के, तो ए और सी आपस में बराबर हो जाएंगे। वही यहाँ पे लग रहा है, एबीसी सीबीएफ के बराबर है, एबीसी बीसीएफ के बराबर है, इसलिए ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखिए कोण सीबीएफ, कोण सीबीएफ किसके बराबर होगा, कोण किसके बराबर हो जाएगा जी, कोण बीसीएफ के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, यह प्रमेय किसका है, 9 का, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। क्या, जब दो सम्मुख कोण या जब दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दो समान कोणों की, दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान होती हैं। ठीक है, दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए कोण बी, ठीक है, कोण बी, ये हमारा कोण बी, इसके ठीक सामने कौन सी भुजा दिखेगी, सीएफ। इसके ठीक सामने कौन सी भुजा दिख रही है, बी के ठीक सामने, यहां पे देखेंगे बी के ठीक सामने कौन सी भुजा दिखेगी, सीएफ। सीएफ किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी, कोण सी है ये, इसके ठीक सामने कौन सी भुजा है, बीएफ। तो सीएफ किसके बराबर हो जाएगा, बीएफ के बराबर हो जाएगा। कहां से, दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये दोनों कोण समान थे, इसलिए इनके आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। इसलिए सीएफ किसके बराबर हो गया, बीएफ के बराबर हो गया। सीएफ किसके बराबर हो गया, सीएफ जो है बीएफ के बराबर हो गया, है ना। अब क्या लिखेंगे, यदि, यहां तक तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये आपको मानना है, लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो, यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो, ठीक है, क्या, बिंदु बी, बिंदु बी किसके, ध्रुव पी के अति निकट होगा। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो बिंदु बी ध्रुव पी के अति निकट होगा। कह रहा है ये जो द्वारक है बहुत छोटे हों, M1 और M2 बहुत ज्यादा छोटे हों तो बिंदु B जो है किसके एकदम पास आ जाएगा, P के एकदम नजदीक आ जाएगा। लगभग जो है बिंदु B को P ही मान सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है, यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो बिंदु B ध्रुव P के अति निकट होगा। अर्थात, अर्थात में हम क्या लिखेंगे, जितनी दूरी जो है B से F की है उतनी ही दूरी लगभग किसकी हो जाएगी, P से F की हो जाएगी। उतनी ही दूरी किससे हो जाएगी, P से F की हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो बिंदु B ध्रुव P के क्या होगा, अति निकट होगा। अतः जो दूरी B से F की है उतनी ही दूरी P से क्या हो जाएगी, F की हो जाएगी। उतनी ही दूरी P से F की हो जाएगी। तब, ठीक है, तब PC बराबर हम क्या लिखेंगे, PC बराबर क्या लिखेंगे, P और C को हमको लिखना है। ठीक है, P से किसको लिखना है, C को, तो हम क्या लिख सकते हैं, PC को PF प्लस CF। ठीक है, PF प्लस FC या PF प्लस CF लिख सकते हैं।
ठीक है, हमको लिखना पीसी है तो हम इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। कौन सा? पीएफ प्लस सीएफ, इन दोनों का योग ही क्या है? पीसी है। तो हम क्या लिखेंगे? पीसी बराबर हो जाएगा पीएफ प्लस कितना? सीएफ, पीएफ प्लस सीएफ। अब ध्यान दो, चूंकि सीएफ किसके बराबर था? सीएफ बराबर था बीएफ के। सीएफ किसके बराबर है? बीएफ के। और बीएफ किसके बराबर है? बीएफ बराबर है पीएफ के। इसलिए क्या होगा? कह रहा है सीएफ बराबर है बीएफ के और बीएफ किसके बराबर है? पीएफ के। तब क्या हो जाएगा? सीएफ किसके बराबर हो जाएगा जी? सीएफ बराबर हो जाएगा पीएफ के। सीएफ किसके बराबर हो गया? सीएफ बराबर हो गया पीएफ के। अतः हम सीएफ की जगह क्या लिख सकते हैं? पीएफ लिख सकते हैं। सीएफ की जगह क्या लिखेंगे? पीएफ। हम क्या देख रहे हैं? सीएफ जो है यहाँ पे बीएफ के बराबर था और बीएफ किसके बराबर मान लिए हैं? पीएफ के बराबर मान लिए हैं। इसलिए सीएफ किसके बराबर हो गया? पीएफ के। तो हम इस समीकरण से आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तब यहां से जो है यहाँ पे लिखते हैं, तब पीसी बराबर हम क्या लिखेंगे? पीसी बराबर हो जाएगा तुम्हारा पीएफ प्लस सीएफ की जगह क्या कर दिए? पीएफ कर दिए। सीएफ की जगह क्या कर दिए? यहां लिखा गया है सीएफ किसके बराबर है? पीएफ के। तब सीएफ किसके बराबर हो गया? पीएफ के। अतः पीसी बराबर पीएफ और पीएफ जोड़ेंगे हो जाएगा 2 पीएफ। 2 क्या हो जाएगा? पीएफ, ठीक है। अब क्या करेंगे? पीएफ बराबर कितना हो जाएगा? पीएफ बराबर हो जाएगा 2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। 2 को क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। पीएफ बराबर हो जाएगा पीसी बटे 2। पीएफ किसके बराबर हो गया? पीएफ जो है पीसी के बराबर हो गया। अब पीएफ बराबर क्या था? पीएफ बराबर एफ है, यहाँ पे दिख रहा है। पीएफ है क्या? ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी है। पीएफ बराबर किसके है? फोकस दूरी एफ के, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, चूंकि सारी दूरियां दर्पण के किस तरफ है? बाईं ओर है। और चिन्ह परिपाटी में बताया गया है दर्पण की ओर बाईं ओर सभी दूरियां कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। तो हम इसको चाहें तो, चूंकि यह बाईं ओर है, इसको माइनस एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। आर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि वो भी जो है बाईं ओर है। तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे लिख सकते हैं, पीएफ जो है किस तरफ है? दर्पण के बाईं ओर है। और पीएफ किसके बराबर था? फोकस दूरी एफ के बराबर था। तो पीएफ की जगह हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल एफ कर सकते हैं। पीएफ की जगह क्या करेंगे? स्मॉल एफ। और पीसी किसके बराबर है? पीसी है क्या? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी है पीसी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। तो हम पीसी की जगह क्या लिखेंगे? पीसी की जगह हम माइनस आर लिखेंगे। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सारी दूरियां दर्पण के बाईं ओर हैं, ठीक है। सारी दूरियां कहाँ हैं? दर्पण के बाईं ओर। और बाईं ओर की दूरियों को हम कैसे लेते हैं? ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम पीसी की जगह क्या कर देंगे? पीसी की जगह हम माइनस आर लिख देंगे बटे 2। दोनों तरफ माइनस था इसलिए माइनस से माइनस कट गया। फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा? फार्मूला हो जाएगा हमारा एफ बराबर आर बटे 2। एफ बराबर क्या हो गया? आर बटे 2। यही फार्मूला हमको सिद्ध करना था। एफ है क्या? एफ तुम्हारा है फोकस दूरी, ठीक है। एफ क्या है? फोकस दूरी। आर क्या है? आर हमारा वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। आर क्या है जी? वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो गया? 2। अतः फोकस दूरी जो है क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होगी जी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है। क्या किए? सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा किसका? अवतल दर्पण के लिए जो है फोकस दूरी और किसमें संबंध? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक क्या है? संबंध है, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमारा संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किए? सबसे पहले हमने मान लिया है, माना M1 M2, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसकी ब्रीफिंग कैसे किया गया है। तो क्या लिखे? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f है, ठीक है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f है, ठीक है। फोकस दूरी क्या हो गया? स्मॉल f हो गया, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर जो है आपतित होती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से एक किरण आ रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है, कौन सी? AB, जो दर्पण के बिंदु B पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात BD दिशा में फोकस F से होकर जाती है। BD दिशा में किससे होकर जा रही है? फोकस F से होकर जा रही है, ठीक है। बिंदु B को C से मिलाने वाली रेखा CB दर्पण के बिंदु B पर क्या है? अभिलंब है। अब
आपतित किरण जो थी AB थी, ठीक है, अभिलंब हो गया हमारा CB, परावर्तित किरण हो गई BD, ठीक है, परावर्तित किरण कौन सी हो गई BD। अब हमको पता है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, कौन सी किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे आपतन कोण। अतः कोण ABC कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। इसी तरह परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण। कौन सा कोण परावर्तन हो गया, CBF जो है कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण। CBF कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। अब परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण ABC किसके बराबर हो गया, कोण CBF के बराबर हो गया। और हम देख रहे हैं क्या, PC और AB जो है कौन सी किरण थी, दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कौन सी काट रही थी, BC, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही थी BC, तो इसलिए एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम पहले परावर्तन के दूसरे नियम से क्या देखे थे, ABC किसके बराबर था, CBF के बराबर था, और एकांतर कोण से ABC किसके बराबर होगा, BCF के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, परावर्तन के दूसरे नियम से CBF के बराबर था ABC, और जो है एकांतर कोण से जो है ABC किसके बराबर है, BCF के बराबर है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या, दोनों कोण जो है ABC के बराबर है। दोनों कोण किसके बराबर है, ABC के बराबर है, इसलिए जो है दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए हम ऊपर क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं जी, जो CBF है वह किसके बराबर हो जाएगा, BCF के बराबर हो जाएगा। CBF किसके बराबर हो जाएगा, BCF के। CBF किसके बराबर हो गया, BCF के। अब B के सामने का हमको पता है कि अगर कोण समान है तो उसकी जो है सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, ये प्रमेय है, ठीक है। ये ध्यान रखना, या 9 में पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है। जब दो कोण समान होंगे तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। इसलिए B के सामने की भुजा CF, C के सामने की भुजा BF के क्या हो गई, बराबर हो गई। CF किसके बराबर हो गया, BF के बराबर हो गया। CF क्या हो गया, BF के बराबर हो गया। या हमने मान लिया यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक कैसा है, यदि दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, बिंदु B जो होगा ध्रुव P के अति निकट हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु B किसके निकट होगा, ध्रुव P के निकट होगा। इसलिए जो दूरी B से F की है वही दूरी किससे हो जाएगी, P से F की हो जाएगी। अतः BF लगभग किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। और BF किसके और बराबर था, CF के बराबर था। यहाँ पे देख रहे हैं BF CF के बराबर है, और यहाँ BF किसके बराबर है, PF के बराबर है। अतः CF किसके बराबर होगा, PF के। CF किसके बराबर हो जाएगा जी, CF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। अब हमको लिखना है PC, हमको क्या लिखना है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी लिखनी है। ध्रुव से किसकी दूरी लिखनी है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी लिखनी है, यानी हमको PC लिखना है। तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC को हम क्या लिखेंगे, PF प्लस CF, PF प्लस CF। और CF हम देख रहे थे BF के बराबर था, BF PF के बराबर था, अतः हम CF किसके बराबर है, PF के। तो CF की जगह फिर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। तो PC बराबर हो जाएगा PF प्लस PF, यानी PC बराबर हो जाएगा 2PF। PC किसके बराबर हो जाएगा, 2PF। 2 को पक्षांतर कर देंगे, PF बराबर हो जाएगा PC बटे 2। PF बराबर क्या हो जाएगा, PC बटे 2। PF है क्या, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, जिसे हम फोकस दूरी बोलेंगे, स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। अतः PF की जगह लिखेंगे स्मॉल f और PC की जगह लिखेंगे r, ठीक है। इस प्रकार फार्मूला क्या मिलेगा, f बराबर r बटे 2। इस प्रकार हम अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या कर दिए, संबंध जो है स्थापित कर लिए, ठीक है। यही हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगली हेडिंग क्या होने वाली है, इसको सभी लोग पहले कर लेंगे, और अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण के लिए जो है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। तो पहले ये हेडिंग सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए जो है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये हेडिंग करिए सभी लोग, पहले इस हेडिंग को बनाइए सभी लोग, ठीक है। चलिए सभी लोग इसको कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं।
हमको जो है कौन सा फार्मूला सिद्ध करना है, कौन से दर्पण के लिए जी, उत्तल दर्पण के लिए हमको जो है किसमें संबंध चाहिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए हम क्या करेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग हो जाएगी हमारी उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, सभी लोग हेडिंग क्या बनाइए, हेडिंग बनाइए उत्तल दर्पण के लिए।